जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी के 37 क्वेश्चंस देखेंगे और साथियों सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी के साथियों जो आज क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत टॉप लेवल के लिए हैं, तो आप देखिएगा साथियों कि इन हिंदी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में साथियों मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी को पता है साथियों कि हिंदी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 37 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग हर अच्छा स्टूडेंट इसमें से 32 क्वेश्चन कर देता है, 33 क्वेश्चंस कर देता है। लेकिन वो 34वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं कि सीरियल वाइज होगा, यानी कि कुल मिला के वो बंदा 4 ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर हर एक शिफ्ट में डालता है जो वो बंदा नहीं कर देता है, नहीं कर पाता। लगभग 32-33 हर बंदा क्वेश्चन कर देता है, लेकिन 4 क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो ये आज जो क्लास आपकी हो रही है इन 4 क्वेश्चंस पर आधारित हो रही है, यानी कि इतने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लोगे, मुझे यकीन है 32, 33, 37 में से। लेकिन जो 4 क्वेश्चन आपको दिक्कत पड़ती है ना, वो आज की इस क्लास में साथियों देखने पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सभी वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो टफ क्वेश्चन कहलाए जाते हैं। उसके बाद साथियों जीके के क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार साथियों कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। इनकी किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी रचना थी चिदंबरा। चिदंबरा के लिए साथियों सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किस रचना के लिए साथियों प्राप्त हुआ? तो साथियों आप लोग ध्यान रखें किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए साथियों इनको प्राप्त हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है साथियों, बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों क्या कि छायावाद के जनक कौन है, तो छायावाद के जनक है साथियों कौन? जयशंकर प्रसाद। लेकिन छायावादी कवि की अगर बात करते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत कौन है? ये साथियों छायावादी कवि है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता कौन है? तो मैं कहूंगा गजानन माधव मुक्तिबोध साथियों इसके रचयिता हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, रामलला नहजू के रचनाकार कौन है? बताइए। तो तुलसीदासी साथियों इसके कौन है? इसके रचनाकार हैं। आंसर आपका सी के साथ। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मैं कहूंगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है द्विवेदी युग का नाम। उसके बाद देखिए संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है साथियों? तो इसके रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल ही संसद से सड़क तक के लिए रचनाकार है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र साथियों रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, रचनाकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो मैं कहूंगा साहित्य में साथियों अच्छे काम के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है या भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के दिया जाता है? तो बिल्कुल साथियों सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है साथियों, बताइए। तो ये तो आदि काल की रचना है। इसके लेखक की अगर बात करें तो चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं और ये आदि काल की रचना है। उसके बाद देखिए कलम के सिपाही की अगर बात करें तो ये क्या है? तो ये एक जीवनी है। क्या है साथियों? ये एक जीवनी है कलम का सिपाही। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा बंग महिला की जब हम बात करते हैं तो ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी बंग महिला है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। जिसके खड़ी बोली के सबसे पहले लोकप्रिय कवि साथियों कौन माने जाते हैं? बताइए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब हम बात करते हैं तो इनको क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। तो यहां पर अगर बात करें अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को साथियों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के साथियों दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता था? बताइए। जायस गोत्र में पैदा हुए थे? नहीं। जायस मत को मानने वाले थे? तो नहीं। जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी को साथियों जायसी कहा जाता था। उसके बाद देखिए रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो किसकी बात चल रही है? बिहारी की बात चल रही है साथियों। आंसर आपका जाएगा सी के साथ।
कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, बताइए साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को साथियों क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो किस नाम से भी साथियों, इसको पद्म काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक की अगर बात करें साथियों तो कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद मात्स्यानंद आगे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आगे जी हैं। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं, बताइए। तो ये तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। क्या आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मैथिल कोकिल की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है साथियों, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, मैथिल कोकिल आंसर आपका ए के साथ जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है साथियों, बताइए। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि निराला को कहा जाता है, आधुनिक मीरा साथियों महादेवी वर्मा को कहा जाता है, और छायावाद का जन्म जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बताइए। तो साथियों बाल चित्रण की अगर बात करें तो सूरदास साथियों श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बाल चित्रण में, ये आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए रसमय सिद्ध किसका उपनाम था, बताइए। तो रसमय सिद्ध किसका उपनाम था, जयशंकर प्रसाद का साथियों उपनाम था रसमय सिद्ध। उसके बाद देखिए मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है, तो राहुल संकृत्यायन की अगर बात करते हैं ना तो ये साथियों मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कहूंगा तुलसीदास और सूरदास के आधार पर रस 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है, तो 8 संख्या बताई है। उसके बाद देखिए कलम आज उनकी जय बेला जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिसमें चिंगारी, ये पंक्ति साथियों किस लेखक की है, बताइए। तो ये पंक्ति की अगर बात करिए रामधारी सिंह दिनकर की साथियों ये पंक्ति है, आंसर आपका ए के साथ जाना चाहिए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली साथियों किसके अंतर्गत आती है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है ना वो साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत साथियों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम है वो साथियों क्या है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पाली प्राकृत आना चाहिए, पाली प्राकृत अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो मैं कहूंगा शौर सैनी से विकसित हुई है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप लोग साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर वाकई में पास करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस का जो 2006 से पेपर हुए हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं 2024 तक की, वो सारी शिफ्ट आपको साथियों एक पीडीएफ में साथियों दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर इस पीडीएफ को आप तैयार कर लेंगे तो आपकी हिंदी बढ़िया हो जाएगी, जीएस बढ़िया हो जाएगी, यूपी जीके बढ़िया हो जाएगी, मैथ बढ़िया हो जाएगी, रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। और ये आपको पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ साथियों 25 रुपए में दी जा रही है। ये 25 रुपए में दी जा रही है। उसके अलावा साथियों 20 रुपए में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। मेरा मानना है कि अगर ये पीडीएफ और 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे साथियों जो कि इसी पर आधारित है, ठीक है, मेरा मानना है साथियों एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो एक लिंक मिलेगा आपको पीडीएफ प्राप्त करने का, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे, वहां पेमेंट करके साथियों आप इन दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को साथियों शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए हिंदी की आदि जननी है साथियों, बताइए। तो जब बात करते हैं संस्कृत की तो संस्कृत ही साथियों हिंदी की आदि जननी कहलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो मैं कहूंगा मराठी भी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, गुजराती भी है और हिंदी भी है, लेकिन मलयालम नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था साथियों, बताइए। तो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही साथियों कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, तो वो कौन है साथियों, वो प्रधानमंत्री हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की
किसकी जिम्मेदारी होती है? तो निर्वाचन आयोग की साथियों जिम्मेदारी होती है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए किस, यहां पर अगर बात करें साथियों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो मैं कहूंगा सामवेद को साथियों। क्या? सामवेद को ही साथियों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो अगर बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर? तो कुशीनगर में साथियों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों कहां पर दिया था? बताइए। तो ये तो सारनाथ में दिया था इन्होंने, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ के द्वारा दिया गया था, हमें दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो ये नारा किसका है साथियों? सुभाष चंद्र बोस का ये नारा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए करो या मरो का नारा किसका है? तो ये नारा महात्मा गांधी का है। यानी कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों तो केरल का एक नृत्य है, यानी कि सॉरी नृत्य नहीं बल्कि त्योहार है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों कि ओणम कहाँ का त्योहार है? साथियों केरल का त्योहार है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी थे ये कौन थे? बताइए। तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? तो नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे? तो बिल्कुल सही, यानी कि ये एक चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। इनका नाम धन्वंतरी था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई साथियों कब हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में साथियों पहली लड़ाई हुई थी। ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर बात करें 10वें गुरु, देखिए पहले गुरु की अगर बात करें तो ये तो पहले गुरु थे, और 10वें गुरु की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह साथियों 10वें गुरु थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो इनका नाम गंगाधर राव था, और ये रानी लक्ष्मीबाई के साथियों कौन थे? पति थे। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार रणनीति या गुरिल्ला रणनीति थी? साथियों बताइए। गुरिल्ला रणनीति की अगर बात करें तो ये तो मराठों की थी, यानी कि छापा मार रणनीति या गुरिल्ला रणनीति ये मराठों की थी साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में साथियों उतरा? बताइए। तो ये कब उतरा? ये 1498 में उतरा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बताइए। तो कौन सा साथियों? बंबई था, हुगली था, चौल था, मछलीपट्टनम नहीं था? नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है साथियों? बताइए एक बार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी नहीं साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत साथियों दिया जाता है? मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 243 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत साथियों दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बताइए। तो अशोक चक्र का रंग जो है साथियों वो गहरा नीला है। कैसा है साथियों? वो गहरा नीला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? देखिए अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करते हैं तो वो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं, लेकिन अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो वो अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं। दोनों पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो को साथियों देखकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एग्जाम फतेह पर, क्योंकि एग्जाम फतेह की जब हम साथियों बात करते हैं तो आज इस चैनल पर साथियों क्या एक हिंदी और जीके की क्लास हो रही है, और इसी टाइप की डेली साथियों एक क्लास होती है, यानी कि 75 क्वेश्चन की अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मैं कहूंगा गृह मंत्रालय के अधीन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में जन स्वस्थ एवं स्वस्थ किस में शामिल है बताइए। तो ये किस में शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये तो राज्य सूची में शामिल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए विश्व को कितने काल क्षेत्रों या टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है? तो साथियों 24 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि विश्व को 24 टाइम जोन्स में साथियों विभाजित किया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है? अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये साथियों लद्दाख में है। ये कहां पर है? ये लद्दाख में है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये साथियों उत्तराखंड में है। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। लेकिन अगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल में। ये 4 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साथियों टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट साथियों मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। तो मैं कहूंगा साथियों जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में वन क्षेत्रफल साथियों सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही साथियों वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र साथियों कहां पर है? तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र में है। कहां पर है साथियों? महाराष्ट्र में है। चलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग की वजह से कहा जाता है, इसके कपास उद्योग की वजह से कहा जाता है, इसके जूता उद्योग की वजह से कहा जाता है, इसके रबर उद्योग की वजह से कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। क्यों कहा जाता है? इसके कपास उद्योग के कारण इसको कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों बताइए। देखिए अगर बात करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। सिलवासा की अगर बात करते हैं साथियों तो ये दादर नगर हवेली की राजधानी है। आइजोल की अगर बात करते हैं तो ये मिजोरम की राजधानी है। लेकिन कवरत्ती की अगर बात करते हैं तो ये साथियों लक्षद्वीप की राजधानी है। 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है बताइए। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ए के साथ जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ही भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न बताइए, और बहुत आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नीति आयोग, या साथियों वित्त मंत्रालय, या साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो मैं कहूंगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है बताइए। चलिए मानव पूंजी में निवेश जो है ना ये साथियों शिक्षा के द्वारा भी, प्रशिक्षण के द्वारा भी और चिकित्सक देख रेख के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 1977 में की गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। चलिए बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक की अगर बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो उसका नाम साथियों क्या है? जोसेफ स्टालिन उसका नाम है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित
सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो किसके अलावा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिकीकरण के अलावा, यानी कि किसकी बात चल रही है, ऑप्शन नंबर ए की बात चल रही है। उसके बाद देखिए 1991 के आर्थिक आधारों के द्वारा इनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, बताइए। तो भारतीय रुपए के मूल्यह्रास पर ध्यान दिया गया था, आर्थिक नीति की असफलता पर ध्यान दिया गया था, विदेशी मुद्रा के भंडार में संकट पर ध्यान दिया गया था, यानी कि मैं कहूंगा इन सभी पर ध्यान दिया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां पर अगर बात करें, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए, बहुत आराम से देखिए कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, साथियों बताइए। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, 14 जनवरी 1965 में की गई। ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। एक तो मैंने जिस पीडीएफ का जिक्र किया था, क्या जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था, वो पीडीएफ आप ले लीजिएगा, 25 रुपए में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे की अगर बात करें साथियों, एक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, तो वो भी साथियों डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। मेरा मानना है उन सभी को एक एक करके साथियों खत्म कर दीजिएगा, एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। तो ये दो चीजें साथियों कर लीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। तो कुल मिला के साथियों आने वाली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।